Hello everyone. We are discussing ecology chapter 4 that is environmental issue. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ वेरी इजी एंड जनरल टॉपिक्स. मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर. एक दो नए वर्ड्स ऐड करेंगे. सो मूविंग ऑन टू फर्स्ट स्लाइड, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स. Agrochemicals means chemicals which are used in agriculture. जैसे different type of fertilizers use करते हैं farmers, pesticides use करते हैं to kill the pest, fungicides, bactericides use करते हैं to kill the fungi and bacteria ताकि crop को harm ना हो और productivity ज़्यादा हो. लेकिन इन केमिकल्स का लगातार यूज करने की वजह से क्या होगा? इफ़ वी यूज फंजीसाइड, बैक्टीरियोसाइड, पेस्टिसाइड, सो जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं या वो ऑर्गेनिज्म हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ साथ उन ऑर्गेनिज्म की डेथ भी होगी जो न्यूट्रल हैं या हो सकता है हमारी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल हों. सो टारगेट ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म की भी डेथ होगी. दूसरा पॉइंट जो है, केमिकल्स का यूज करने से जब ये केमिकल्स अलोंग विद रेन वाटर नियर बाय वाटर बॉडी में जाएंगे, दे विल लीड टू बायोमैग्निफिकेशन, जो हम लास्ट टू लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि जैसे मरकरी और डीडीटी का हमने पढ़ा. इसी तरीके से जो है दे कैन कॉज बायोमैग्निफिकेशन, जिसकी वजह से जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. दे विल कॉज यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम अगेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. सो ये भी अगेन न्यूट्रिएंट्स इनफ्लो की वजह से होगा. इसके साथ साथ जो है ह्यूमन हेल्थ पर भी हार्मफुल इफेक्ट है. कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर बिलीव टू बी कार्सिनोजन, डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस कॉज करते हैं. सो ह्यूमन हेल्थ पर भी इनका हार्मफुल इफेक्ट है. इसके साथ साथ दे मेक द एग्रीकल्चर कॉस्टली. किसान के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बर्डन होगा कि अपनी फसल को अच्छा रखने के लिए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रखने के लिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स का यूज करता है. तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो एग्रीकल्चर है दैट विल बी कॉस्टली. सो यहाँ पर वाई वी आर डिस्कसिंग इट कि हमें एक ऐसी टेक्निक डिवाइस करने की ज़रूरत है, यूज़ करने की ज़रूरत है जिसमें केमिकल्स का यूज़ कम से कम हो या ना हो. तो इसी से हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स केमिकल फ्री फार्मिंग, जहाँ पे जो है फार्मर्स इकोलॉजिकल जो है सस्टेनेबल वे में फार्मिंग कर रहा है, जिससे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है. साथ में एनवायरनमेंट जो सिस्टम है वो भी क्या रहेगा? स्टेबल एंड प्योर, पोल्यूशन फ्री रहेगा, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग जिसमें हम केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड, फंजीसाइड. एक्चुअली क्या है? इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग. इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब हम कई डिफरेंट अप्रोचेस को मिलाकर यूज करते हैं इस तरीके से कि सस्टेनेबली हम उस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकें, यूज कर सकें, और जो अपना जो प्रोडक्ट है वो भी हेल्दी होगा, एनवायरनमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नहीं होगा. सो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर. साइकिल में है ये. साइकिल का मतलब जो सर्कल में चले. क्या मतलब है यहाँ पर? एक प्रोसेस के वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे के लिए रॉ मटेरियल का काम करेंगे और उनको हम साइक्लिकल वे में यूज करते रहेंगे ताकि रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा हो और इसमें वेस्ट प्रोडक्शन भी नहीं होगा. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? Cyclical zero waste procedure where waste product from one process are used as nutrients for another process. This allow maximum utilization of resources and increases efficiency of production. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. मिस्टर रमेश चंद्र डागर हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करते हैं. इन फार्मर के पास बी कीपिंग है.
जिसमें ये जो है अपनी क्रॉप के आसपास एपीकल्चर का जो सिस्टम है वो सेटअप करा हुआ है। तो बीज को पोलन और नेक्टर आसानी से मिल जाता है, कहाँ से, जो क्रॉप हैं उनके फ्लावर्स हैं उनसे। इनके पास डेयरी फार्मिंग है। डेयरी फार्मिंग में इनके पास जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे काव डंग है, एनिमल डंग है, या डिफरेंट जो डोमेस्टिक वेस्ट है यहाँ से, उस वेस्ट को ये यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग द कंपोस्ट। और इन्होंने बायोगैस प्लांट भी अपना सेटअप करा हुआ है, तो उसमें जो एनिमल डंग है या जो भी वेस्ट है वहाँ का, उसको यूज करेंगे फॉर मेकिंग द कंपोस्ट। और यहाँ से जो एनर्जी डिमांड है बायोगैस से, वो इनकी फार्म की एनर्जी डिमांड भी मीट आउट हो पाती है। इनके पास अपना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जिससे क्या होता है कि ये रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रखते हैं और पूरा साल उस वाटर को यूज करते रहते हैं। साथ में इनके पास एग्रीकल्चर भी है। तो एग्रीकल्चर में क्या होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। जो भी एनिमल डंग है या बायोगैस का जो स्लरी बची हुई है उसको एज ए मैन्योर ये यूज कर रहे हैं। सो इनका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगेन ये साइक्लिकल है, एक के प्रोडक्ट दूसरे के जो हैं एक का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो दूसरे का रॉ मटेरियल है। जैसे डेयरी फार्मिंग का जो वेस्ट है वो कंपोस्टिंग करके और उसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हुआ है वो एज ए फूड वो किसको दे रहे हैं, खाने के लिए अपने एनिमल्स को दे रहे हैं, खुद भी यूज कर रहे हैं। और उन्होंने अपना जो है एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब डेवलप किया हुआ है, जिसमें 5000 से भी ज़्यादा जो है मेंबर्स हैं। सो वेल डन मिस्टर रमेश चंद्र डागर जी, यू आर इंस्पिरेशन फॉर so many farmers and making an effort to make the environment sustainable and eco-friendly without खेती जो है बिना chemicals के यूज के। So this is case study of organic farming. Coming to second topic of the today's lecture, that is radioactive waste. Radioactive waste means वो waste which release radiations, radioactive substances। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जनरली उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एंड दे प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट। बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से। तो जब ये डिस्कवरी हुई तो उस टाइम ये सोचा गया था कि बहुत ही बढ़िया तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी थोड़े से मटेरियल से प्रोड्यूस करने पर। लेकिन जैसे जैसे हम आगे इनको यूज़ करते गए हमारे सामने दो तरह की मेन प्रॉब्लम आई कि जो भी इन थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनमें से जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। और दूसरा एक्सीडेंटल लीकेज का, कि बाय चांस अगर ये लीक हो गई तो क्या होगा, क्योंकि ये हमें मालूम है इनके लीक होने से क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल पर लॉस होगा। अभी कल परसों भी देखें तो यहाँ पर जो है विशाखापट्टनम में एक कंपनी है जिसमें से स्टायरीन गैस का लीकेज हुआ और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो सफ़र हुए और 6 से 7 गांव को तुरंत खाली कराया गया, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तो इसी तरह हिस्ट्री में देखें तो एक्सीडेंटल लीकेज के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें से रेडियो एक्टिव का एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं। अदरवाइज लीकेज का एग्जाम्पल तो इंडिया का भी है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, लेकिन ध्यान रहे भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज नॉट ए रेडियो एक्टिव फॉल आउट, उसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसका लीकेज हुआ था, दैट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव फॉल आउट। यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव फॉल आउट की बात कर रहे हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज हो रहे थे और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो लीक हो गए और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ एनवायरनमेंट पे। सबसे पहला जो इंसिडेंस यहाँ पर बुक में गिवन है दैट इज़ 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट जो हुआ 28 मार्च 1979 को। कहाँ पर हुआ, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन पेंसिल्वानिया। सो दिस इज द नेम, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन पेंसिल्वानिया। 28 मार्च 1979 को रेडियो एक्टिव फॉल आउट हुआ और जिससे बहुत ज़्यादा जो है लोग इससे अफेक्टेड हुए। दूसरा इंसिडेंट है चेरनोबिल इंसिडेंट। ये इंसिडेंट हुआ था यूक्रेन में 26 अप्रैल 1986। चेरनोबिल इंसिडेंट टुक ऑन
26 अप्रैल 1986 कहाँ पर? लाइट वाटर ग्रेफाइट मॉडरेशन रिएक्टर एट चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन। और इसका जो रीज़न क्या था कि इसमें जो ऑनर थे दे वर अंडरगोइंग पावर फेलियर एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अगर पावर चली जाती है तो उस दौरान हम सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। और उस दौरान ही जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो देयर वाज एक्सप्लोजन ऑफ कोर ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो जो कोर था ग्रेफाइट का वो एक्सप्लोड हो गया एंड शट डाउन ऑफ द ड्यूरिंग एमरजेंसी शट डाउन ऑफ द रिएक्टर्स। यानी कि वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर पावर फेलियर होता है तो हमें एमरजेंसी में अपने रिएक्टर को बंद करना पड़ेगा। और उसी दौरान इट रिजल्ट इन एक्सप्लोजन ऑफ कोर और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीक हुए। सो ये दो एग्जाम्पल है हमारे पास। चेर्नोबिल इंसिडेंट यूक्रेन में 26 अप्रैल 1986, डेट भी अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरा है 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट जो है वो 1979 28 मार्च को पेंसिल्वानिया में हुआ। और दोनों ही रेडियो एक्टिव फॉल आउट हैं और जो रेडिएशंस हैं वो लार्ज अमाउंट में रिलीज़ हुई। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो भी जनरेट हो रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से उनमें हमारे पास दो मेन प्रॉब्लम है कि अगर एक्सीडेंटली लीकेज हो गया उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। दूसरा इन रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। तो डिस्पोजल के लिए क्या करते हैं कि जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं उनको प्री ट्रीटमेंट के बाद हम मेटल कंटेनर्स में शील्डेड कंटेनर्स में स्टोर करते हैं और लगभग 500 मीटर डीप रॉक के अंदर उसको हम बरीड कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे जो इकोलॉजिस्ट हैं या एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो अपोज कर रहे हैं कि ये जो है लॉन्ग टर्म पे अच्छा नहीं है, सस्टेनेबल वे नहीं है। बिकॉज अगर कहीं से भी अगर वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो उस दौरान जो ये दबाए हुए जो है कंटेनर्स है जिनके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे और बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल पे दे माइट कॉज डिजास्टर। सो एक तो तरीका है रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का कि आज की डेट में जो हम यूज़ कर रहे हैं आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट उनको हम स्टोर करेंगे शील्डेड कंटेनर्स में और कंटेनर्स को बरीड करेंगे रॉक के अंदर लगभग 500 मीटर नीचे। अब इन रेडिएशन से खतरा क्या है, वाई वी आर वरीड अबाउट दीज, क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं दे आर रिलीजिंग रेडिएशंस एंड दीज रेडिएशंस आर एक्सट्रीमली डैमेजिंग बिकॉज ये हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं वो म्यूटेशंस कॉज करेंगी और म्यूटेशंस की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है और हाई डोज के अंदर जो न्यूक्लियर रेडिएशंस है उनकी वजह से लोगों की डेथ भी हो सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट रेडियो एक्टिव वेस्ट कि कहाँ पर यूज होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या रिलीज होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट। दो प्रॉब्लम है, एक्सीडेंटल लीकेज है तो क्या होगा और रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका, क्योंकि जो डिस्पोज ऑफ हम कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय एनवायरमेंटलिस्ट। तो हमें कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा इन्हें डिस्पोज ऑफ करने का या इन्हें हार्मफुल से हार्मलेस कन्वर्ट करने का। रेडिएशंस के बारे में हमें इतना टेंशन क्यों है, वरीड क्यों है, बिकॉज हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, म्यूटेशन कॉज करेंगी, डीएनए डैमेज करेंगी, प्रोटीन को इफेक्ट करेंगी और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। Now next topic is degradation of natural resources by improper resource utilization and maintenance. What actually the topic is कि अगर improperly हम resources को utilize करें या उनका प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो, क्या उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेड हो सकते हैं? द आंसर विल बी यस। यहाँ पर हम बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वैसे तो अगर हम वाटर का देखें तो डिफरेंट पॉइंट है कि अगर आप वाटर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर हार्वेस्टिंग करेंगे वाटर का वाटर टेबल से, तो वाटर टेबल धीरे धीरे नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अगर इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन है या उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है तो रिसोर्सेज किस तरीके से डिग्रेड हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज सोयल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। सोयल इरोजन का मतलब है टॉप लेयर ऑफ सोयल का रिमूव होना।
बिकॉज अगर हम सोयल में देखें तो सोयल में डिफरेंट टाइप ऑफ होरिजोन है, पीछे हमने पढ़ा ABC होरिजोन है। जो ए होरिजोन है दैट इज टॉप लेयर। अब टॉप लेयर के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इस रीजन तक जाएंगी, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल। अगर वाटर के साथ या एयर के साथ टॉप लेयर रिमूव होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, सोयल इरोजन। सो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोयल इज कॉल्ड सोयल इरोजन। अब हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे कि सोयल को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं बाइंड करके रखते हैं। अगर प्लांटेशन ज़्यादा है, ग्रासेस अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स अवेलेबल हैं, तो वो सोयल को, उनकी जो रूट्स हैं वो सोयल को होल्ड करके रखेंगी और सोयल का इरोजन नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ और रन ऑफ वाटर भी ज़्यादा है वहाँ पर, तो उस केस में भी क्या होगा कि जो सॉयल है वो मूव करके एक एरिया से दूसरे एरिया में चली जाएगी। सो यहाँ पर हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉयल इरोजन होगा। ओवर ग्रेजिंग मीन्स मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर हम एनिमल्स को फीडिंग के लिए ले जाते हैं और एनिमल का नंबर ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी जो है ये वहाँ ले जाने की वो भी ज़्यादा है, बार बार आप ले जा रहे हैं एनिमल्स को, तो ग्रासेस या दूसरे जो हर्बेसियस प्लांट्स हैं उनको रीग्रोथ का टाइम नहीं मिलेगा और धीरे धीरे जो एरिया है वो क्या होता जाएगा, उसमें जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो कम होती जाएगी और दैट एरिया में बिकम ड्राई, तो वो एक ड्राई पैच ऑफ लैंड में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर ग्रेजिंग ज़्यादा है। दूसरा वहाँ पर वाटर का जो इनपुट है, वो रेनफॉल है, अगर वो कम है तो वो एरिया धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता जाएगा, पैचेस ऑफ ड्राई लैंड में। ओवर कल्टिवेशन, अगर आप बार बार एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, एग्रीकल्चर के दौरान जो है इरिगेशन प्रैक्टिसेस आर यूज्ड, और अगर आप ओपन वाटर सिस्टम यूज करते हैं इरिगेशन का, फाउंटेन जो फव्वारा सिस्टम है उसको यूज नहीं करते हैं, तो उससे भी क्या होगा कि जो सोयल का जो है इरोजन होगा, सोयल विल मूव फ्रॉम अपर एरिया टू लो एरिया। डिफोरेस्टेशन सेम ओवर ग्रेजिंग की तरह ही है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो जो फॉरेस्ट में प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सोयल को होल्ड करके रखती हैं। इसके अलावा दे विल ऑल्सो ट्रांसपायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, और वो वाटर कंडेंस होकर रेन की फॉर्म में वापस आएगा, तो रेनफॉल भी कहीं ना कहीं जो रेनफॉल का पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होता है, सोयल इरोजन भी ज़्यादा होगा। सो डिफोरेस्टेशन की वजह से भी क्या होगा, सोयल इरोजन। अर्बनाइजेशन सभी पॉइंट से रिलेटेड है कि जिस एरिया में हम कोई सिटी का जो है एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, नए हाउसिंग सेटलमेंट्स कर रहे हैं या कोई नई इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि वी हैव टू कट द फॉरेस्ट, वी हैव टू कट द ग्रास लैंड एंड कन्वर्ट इट इनटू मेन लैंड, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लेइंग ऑफ द रोड, या रेलवे ट्रैक्स हैं, या घर बना रहे हैं, या इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं। सो इसकी वजह से भी क्या होगा, सोयल इरोजन। सो दीज आर मेन फैक्टर्स जिनकी वजह से क्या हो रहा है, सोयल इरोजन। अब सोयल इरोजन की वजह से धीरे धीरे जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, डेजर्ट में। तो शुरू में जो है ये एरिया बहुत छोटा रहेगा, लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक और इसी तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस रहती हैं तो धीरे धीरे वो एरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स। तो उसमें जो मेन फैक्टर है वो रहेगा सोयल इरोजन। सोयल इरोजन कब है, अगर मान लीजिए रेनफॉल या तो बहुत ज़्यादा है तो उससे वो जो लेयर है वाटर की वो मूव, सॉयल की वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, या रेनफॉल बिल्कुल कम है और साथ में ओवर ग्रेजिंग है या डिफोरेस्टेशन है, तो उससे भी क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं उनकी रीग्रोथ नहीं होगी और उससे क्या होगा, सोयल इरोजन। दूसरा जो पॉइंट्स है वाटर लॉगिंग एंड सोयल सैलिनिटी। यहाँ पर जो सोयल है वो धीरे धीरे कैसी हो रही है, सैलाइन। तो दिस इज अगेन ड्यू टू इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। सोयल इरोजन भी अगर हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और उनकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं तो सोयल इरोजन की वजह से क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वाटर लॉगिंग एंड सोयल सैलिनिटी। वर्ड का मीनिंग क्या है, वाटर लॉगिंग मतलब खड़ा पानी। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर वाटर सीप होकर अंडरग्राउंड वाटर टेबल में नहीं मिल रहा है और ऊपर ही खड़ा है तो उसको हम कहेंगे वाटर लॉगिंग।
कब होगा ऐसा? अगर बारिश बहुत ज़्यादा है या फ्लड है या आपने इरिगेशन सिस्टम ऐसा यूज किया है जिसमें ओपन वाटर इरिगेशन सिस्टम है, या कोई ऐसी फसल ग्रो करी है जिसमें वाटर सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे राइस के केस में वाटर जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो उसमें वाटर लॉग्ड कंडीशन आ जाती है कि जो वाटर है वो वाटर टेबल में नीचे जाता है शुरू में तो, लेकिन उससे वाटर टेबल धीरे धीरे शैलो बनती चली जाएगी, वाटर टेबल ऊपर आती जाती है। शैलो का मतलब ज़्यादा डीप तक नहीं रहेगी, ऊपर आती चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो जितने भी सॉयल के अंदर पोर्स हैं उनमें एयर वाटर से रिप्लेस हो जाती है। तो वाटर लॉगिंग सोयल में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर, और साथ में उसमें क्या नहीं रहेगा, एयर नहीं रहेगा, और ऑक्सीजन नहीं है तो प्लांट्स उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये तो एक इशू हुआ। दूसरा, अगर मान लीजिए किस जगह पर आप बार बार इरिगेशन कर रहे हैं, वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वाटर, क्योंकि वाटर लीक होकर, वाटर परकोलेट होकर नीचे नहीं जा रहा है, इसको हम कहेंगे परकोलेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्या कहलाएगा, परकोलेशन। तो वाटर का परकोलेशन नहीं होगा, वाटर नीचे अंडरग्राउंड टेबल पर नहीं जाएगा, क्योंकि सारी जो लेयर है सोयल की वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। अब वाटर का मूवमेंट नहीं होने से जो भी सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है वो डिपेंड करेगा एरिया पर कि वाटर सॉल्टी है, लेस सॉल्टी है, मोर सॉल्टी है। तो वट एवर सॉल्ट इज देयर, वो सॉल्ट लीच होकर कहाँ नहीं जाएगा, नीचे। तो जिसकी वजह से जो टॉप लेयर ऑफ सॉयल है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्ट, और ज़्यादा सॉल्ट होने की वजह से वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और प्लांट सॉल्ट को, प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सो एक तो पानी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद प्लांट में क्या रहेगी, वाटर की डेफिशिएंसी। दूसरा, वाटर लॉगिंग में जो एयर की क्वालिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी, और प्लांट्स की रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोथ। अगर हरियाणा में भी देखें तो हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कोसली के आसपास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर राइस की जो क्रॉपिंग है उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारा जो एरिया है यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं, रेवाड़ी नारनौल में, तो वहाँ पर क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, लेकिन वहाँ आप अगर हाथ से कुछ एक छोटा सा डीप पिट खोदेंगे तो यू आर एबल टू सी लॉट ऑफ वाटर। तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग, क्योंकि बार बार एक और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसमें कि किस वजह से वाटर लॉगिंग की सिचुएशन आ सकती है। ये कैनाल सिस्टम है, नहर जो बनी हुई है जिनसे वाटर की सप्लाई होती है। तो अगर जिस खेत के आसपास नहर है, जिस गाँव में नहर जा रही है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो नहर पानी से भरी हुई रहती है, तो ध्यान रहे उसका पानी भी परकोलेट होकर नीचे जाएगा और धीरे धीरे उन एरिया, उस नहर के आसपास जो भी क्रॉप फील्ड है उनमें वाटर टेबल का लेवल क्या होगा, ऊपर। तो वहां पर भी इस तरह की जो प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग की और सैलिनिटी की आ सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब ऐसी जगह जहां पर पानी खड़ा है। सोयल जितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती थी वो उसने कर लिया है, जितना वाटर का परकोलेशन हो सकता था वो भी मैक्सिमम हो चुका है। सोयल इज फुल्ली सैचुरेटेड विद वाटर और अब वाटर ऊपर खड़ा हुआ है। अब इसका मतलब सोयल माइक्रोपोर में जो भी ऑक्सीजन थी दैट इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। सो वाटर लॉगिंग सोयल में सबसे पहला थिंग क्या है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी, तो प्लांट को रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वाटर लॉगिंग से होगा क्या कि वाटर के अंदर जो भी सॉल्ट है वो सॉल्ट ऊपर ही रहेगा, लीच होकर कहाँ नहीं जाएगा, नीचे, क्योंकि वाटर का मूवमेंट नहीं है। जितने भी सॉल्टी सब्सटेंस है वो वाटर के में डिजोल्व होकर वाटर के साथ नीचे जाते हैं। अब वाटर का मूवमेंट एक ही जगह पर है, तो जिससे सॉल्ट लीच होकर कहाँ नहीं जा पाएंगे, नीचे। तो धीरे धीरे जो टॉप लेयर ऑफ सोयल है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, ज्यादा। अब सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होने से वाटर पोटेंशियल कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा, जिसकी वजह से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इतने ज्यादा वाटर में रहने के बावजूद उनमें क्या होगी, वाटर की डेफिशिएंसी। तो ये तो हमने पढ़े वाटर लॉगिंग की वजह से प्रॉब्लम क्या है, यानी कि वाटर लॉगिंग की वजह से सोयल कैसी हो सकती है, सैलाइन। इसके अलावा सैलिनिटी की प्रॉब्लम ऐसे एरिया में भी हो सकती है जहां वाटर लॉगिंग नहीं है।
अगर हम एरिड या सेमी एरिड एरिया देखें, एरिड का मतलब सूखाग्रस्त, बिल्कुल ड्राई एरिया, जहाँ पर जैसे ड्राई डेजर्ट्स होते हैं, जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट ड्राई है ये। सेमी एरिड और एरिड रीजन के अंदर क्या होगा कि बारिश कम होती है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ इवोपरेशन क्या होगा, ज़्यादा। अब रेन वाटर में भी सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वो जो सॉल्ट है वो ज़मीन के ऊपर ही रहेंगे और लीच होकर कहाँ नहीं जाएंगे, नीचे। तो उस केस में भी जो है सॉयल धीरे धीरे क्या हो सकती है, सैलाइन। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की वो क्या होगी, कम होगी। सो वाटर लॉगिंग की वजह से, अब आपको 2-3 पॉइंट रखने, वाटर लॉगिंग है क्या, वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आई थिंक इट इज क्लियर। उसके बाद वाटर लॉगिंग की वजह से सोयल कैसी होगी, सैलाइन। और सोयल सैलिनिटी जरूरी नहीं है वाटर लॉगिंग की वजह से हो, वो एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर ज्यादा इवोपरेशन की वजह से भी हो सकता है, जहां पर बारिश कम है। और वाटर लॉगिंग जो है वो ऐसे एरिया में हो सकती है जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा है लेकिन रन ऑफ कम है, ड्रेनेज सिस्टम पुअर है, तो पानी वहीं पर खड़ा है। जैसे अगर आप ह्यूमन मेड देखें वाटर लॉगिंग, तो राइस फील्ड के अंदर भी वाटर लॉगिंग है, तो उसकी वजह से भी जो है, हालांकि वहां पर राइस प्लांट को ग्रो करने के लिए इस तरह की कंडीशंस चाहिए, लेकिन ध्यान रहे धीरे 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 उस एरिया में अगर हम राइस ग्रो करते रहे तो जो जमीन है वो सैलाइन हो जाएगी। इसको हम कालर की जमीन भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। और जहाँ आसपास कैनाल सिस्टम्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर कैनाल्स हैं, उनसे भी वाटर जो है सीप होकर धीरे धीरे वाटर टेबल को शैलो करेगा और उससे भी सोयल सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। वाटर लॉगिंग एंड सोयल सैलिनिटी ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान पैदा हुई प्रॉब्लम में से एक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स हरित क्रांति। 1960s में व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन है इंडिया में ड्रामेटिक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको हम कहेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन किस वजह से था, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। उस दौरान हमें जो ट्यूबवेल सिस्टम है वो एग्जिस्टेंस में आए और हमें ये पता चला कि जो खेती है उसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए, कब कौन सा फर्टिलाइजर खेतों में डालना है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स यूज कर सकते हैं, वो उसी दौरान जो है यूज में आए थे। इसके अलावा ट्यूबवेल सिस्टम आए, तो जिससे हम पहले की खेती क्या था कि पूरा मॉनसून पर ही डिपेंड थी, रेनफॉल पर ही डिपेंड थी, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ट्यूबवेल सिस्टम आए उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम्स हमें गिफ्ट में मिली, एंड दैट इज वाटर लॉगिंग एंड सोयल सैलिनिटी। क्योंकि शुरू में जो इरिगेशन सिस्टम था हमें इतना जानकारी नहीं थी कि हमें किस तरीके से वाटर को सस्टेनेबल वे में यूज करना है। अभी तो अपने पास ड्रिप इरिगेशन भी है, जो है फाउंटेन सिस्टम भी है, सो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स आते हैं जिसमें वाटर का यूज कम है, और ताकि जो है सोयल इरोजन कम हो और वाटर लॉगिंग कम हो और सोयल सैलिनिटी की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के उदय के दौरान, वेग का मतलब अराइज होना, कौन सी 2 प्रॉब्लम आई है, वाटर लॉगिंग एंड सोयल सैलिनिटी। टॉपिक को कैसे याद रखेंगे, आपको मेन हेडिंग लर्न रखने हैं, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। वन इज सोयल इरोजन, जिसकी वजह से होगा डेजर्टिफिकेशन, और दूसरा है वाटर लॉगिंग, जिसकी वजह से होगी सोयल सैलिनिटी। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की वजह से, सोयल इरोजन की वजह से, अगर हमने सोयल को प्रॉपरली यूज नहीं किया तो सोयल इरोजन की वजह से हुआ डेजर्टिफिकेशन, और वाटर लॉगिंग जहाँ हुई वहाँ हुई सोयल सैलिनिटी। 2 लाइन आपको याद होनी चाहिए। आई थिंक स्टोरी आपको आगे अपने आप रहेगी। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट। डी मीन्स होता है रिमूवल, एंड रिफोरेस्टेशन मीन्स, री मीन्स अगेन, planting more and more trees is known as reforestation, and deforestation means cutting of the forest. यहाँ पर हम कुछ डाटा डिस्कस करेंगे और आपको डाटा अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। फर्स्ट डाटा इज़ कि ट्रॉपिक्स में 40% ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट, और टेम्परेट के अंदर 1% इन द टेम्परेट रीजन जो फॉरेस्ट एरिया है दैट हैज़ बीन लॉस्ट। इंडिया की हम बात करें तो एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 30% लैंड वॉज कवर्ड विद फॉरेस्ट, बट अभी जो ये एरिया है दैट इज श्रिंक टू 19.4%. At the beginning of 20th century, how much land was covered with forest in India? 30%, but now it is reduced to 19.4%. So this is an example of deforestation. Now coming to very important National Forest Policy 1988.
वैसे तो हमारी दो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, एक जो 1952 में आई और एक है जो 1988 में, आपको इसे लर्न करना है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्लेन्स के अंदर 33% एरिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड हिल्स में इट शुड बी 67%। जितना भी अपना लैंड एरिया है, प्लेन्स में 33% एरिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट और हिल्स के अंदर 67। हिल्स में ज़्यादा क्यों? बिकॉज हिल्स में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट कवर है वो लैंडस्लाइड को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो लैंडस्लाइड के चांस क्या होंगे? ज़्यादा। सो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 रिकमेंडेशंस हैं 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए प्लेन्स में और 67% होना चाहिए हिल्स में। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वेरी कॉमन टॉपिक, आई होप आप सबको मालूम होगा। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर जस्ट रिपीट कर रहे हैं, एटलीस्ट 5-6 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो। फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में, यहीं से हम 4 पॉइंट ले सकते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए फॉरेस्ट लैंड इज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। फॉरेस्ट एंड लैंड इज यूज्ड फॉर सेटिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स, जो सिटीज़ हैं या रेलवे ट्रैक्स हैं या रोड्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसके अलावा इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए फॉरेस्ट लैंड इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। शिफ्टिंग और झूम कल्टीवेशन, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे और आई होप आपको मालूम है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू पॉस्चर्स, ताकि एनिमल्स को हम उनके ऊपर फीड करा सकें। ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी जो फॉरेस्ट हैं दे आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। फॉरेस्ट फायर नेचुरल प्रोसेस है, ये फॉरेस्ट फायर कई बार जंगलों में आग लग जाती है तो उससे भी कई हेक्टेयर्स की जो एरिया में जो फॉरेस्ट है वो डैमेज हो जाते हैं। लंबरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम फॉरेस्ट को ग्रो करेंगे, फिर कट करेंगे, फिर उनके जो टिम्बर हैं उनकी प्रोसेसिंग करेंगे ताकि उन लकड़ियों को डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जा सके। बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं, जैसे नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है, गंगा प्रोजेक्ट भी है, टेरी डैम अगर देखें, या सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट है। तो उन नदियों पर एक्चुअली बांध किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में वाटर को कंजर्व कर सके। और आजकल क्या है कि वाटर कंजर्व करके वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट जो है सेटअप कर रही है गवर्नमेंट। जैसे पीछे सरदार सरोवर डैम है या तवा डैम है, इन डैम्स की हाइट बढ़ाने को लेकर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट लोगों ने किए हैं कि अगर हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा कि ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा, उससे आसपास के फॉरेस्ट तो डैमेज हो ही चुके हैं, कुछ गाँव को डूबने का भी खतरा है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा भी कहा था कि अगर ये लोग यहाँ से किसी दूसरी जगह जाते हैं तो उनको हम कंपनसेशन देंगे, लेकिन लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है, वो वहीं रहना चाहते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग श्योरिटी कि जहाँ जाएंगे वहाँ उनको मान लीजिए रहने के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन खाने के लिए और जो भी उनका ऑक्यूपेशन दैट इज़ टोटली डिफरेंट, तो लोग वहाँ से शिफ्ट होने के लिए रेडी नहीं है। तो इससे फॉरेस्ट भी जो वैली प्रोजेक्ट्स हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे फॉरेस्ट का जो कवर है वो डे बाय डे कम हो रहा है। नीड फॉर फ्यूल वुड, जो लोकल पीपल हैं, विलेजर्स हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, वो टोटली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ से वो लकड़ी लेकर आते हैं ताकि उस लकड़ी को यूज कर सके फॉर मीट आउट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, इलीगल ट्री कटिंग, ये ग्रीडीनेस से रिलेटेड है। लोग अपना जो है इंडस्ट्रीज में सेल करने के लिए भी पेड़ों की इलीगल कटिंग करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। शिफ्टिंग और झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग और झूम कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग और झूम कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कहाँ पर किया जाता है ये प्रोसेस? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक टाइम पर ये जो प्रोसेस था दैट वाज हाईली सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मीन्स इस प्रोसेस की वजह से फॉरेस्ट कवर कभी भी कम नहीं हुआ। लेकिन अभी इसमें क्या है कि जो प्रोसेस में थोड़ा सा डेविएशन हो गया है जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर डे बाय डे, ईयर बाय ईयर कम हो रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रोसेस क्या है। इस
टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में क्या करते हैं कि पर्टिकुलर फॉरेस्ट इज बर्न, जैसे पहले ये एरिया है जंगल का एरिया, इनमें इन पेड़ों को काटकर जलाया जाता है, जो बर्न्स हैं रिमेन्स है उनको बर्न करा जाता है। पहले जो बड़े पेड़ उनको कट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर आग लगा देते हैं और अब इस जो यहाँ पर राख आएगी उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज करेंगे। एंड नाउ दिस एरिया इज लेफ्ट एज सच, सॉरी, नाउ दिस एरिया इज यूज्ड फॉर फार्मिंग या कैटल ग्रेजिंग। कुछ सालों तक खेती करेंगे, धीरे धीरे जो है एरिया की फर्टिलिटी कम होती जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, एरिया इज लेफ्ट एज सच, ताकि वो फिर से आने वाले टाइम में फिर से फॉरेस्ट की फॉर्म में ग्रो कर जाए। और इस फेज को हमने कहा रिकवरी फेज। क्या किया, कोई भी एरिया सेलेक्ट किया, प्लांट्स को कट किया, प्लांट्स रिमेन को जला दिया, तो जो राख है, ऐश है, वो वहाँ पर फर्टिलाइजर्स का काम करेगी। अब इस एरिया को हम खेती के लिए यूज करेंगे। कुछ सालों तक खेती करने के बाद क्या करेंगे, इस एरिया को हम छोड़ देंगे ताकि धीरे धीरे फिर फॉरेस्ट कवर ग्रो कर जाए। और कोई दूसरा एरिया है उसको हम क्लीन करेंगे, जलाएंगे, फिर जो है क्लीन करेंगे ताकि उसमें हम खेती कर सकें। तो यहाँ पर जब खेती करने के बाद उस एरिया को छोड़ा जाता था ताकि वो दोबारा से रीग्रो होकर, दोबारा से ग्रो होकर या रीग्रो होकर किस में कन्वर्ट हो जाए, फॉरेस्ट में, तो उसको हम कह रहे हैं रिकवरी फेज। तो शुरू में जो रिकवरी फेज था दैट वाज सफिशिएंट सो दैट जो फॉरेस्ट है दैट वाज अगेन एबल टू री एस्टेब्लिश, और इस वजह से जो टोटल फॉरेस्ट कवर था दैट वाज मोर और लेस कांस्टेंट। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और जो फूड डिमांड है एरिया की बढ़ने की वजह से रिकवरी फेज ऑलमोस्ट चली गई है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन। सो दिस इज शिफ्टिंग और जूम कल्टीवेशन। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। Now what will be the consequences of deforestation? Consequences means results, परिणाम, effects क्या होंगे deforestation के। अगर हम फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं तो एनवायरनमेंट में CO2 लेवल ज़्यादा होगा, और CO2 लेवल ज़्यादा होने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। सो देयर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज होगा और साथ में रेनफॉल कम होगी। जो वाटर साइकिल है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होगी, बिकॉज फॉरेस्ट ट्रांसपायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। इवोपरेशन और जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वाटर साइकिल में, तो यहाँ पर इवोपरेशन डिस्टर्ब होगा। सो रेनफॉल विल बी लेस। हायर पोल्यूशन, हमें मालूम है कि ज़्यादा अगर प्लांट्स होंगे तो ज़्यादा अमाउंट में CO2 को वो एसिमिलेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर यहाँ पर प्लांट्स का कटिंग है, प्लांट्स का नंबर कम है, तो पोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा। ग्राउंड वाटर लेवल विल डिक्रीज। दिस इज अगेन रिलेटेड विद सोयल। प्लांट्स जो हैं वो सोयल को होल्ड करके रखते हैं, सोयल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं, और सोयल पार्टिकल्स वाटर लेवल को एब्जॉर्ब करके परकोलेट होकर वाटर कहाँ चला जाता है, लोअर लेयर ऑफ सोयल में। सो ग्राउंड वाटर लेवल, अगर फॉरेस्ट कवर कम है तो ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ नहीं है तो वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, और वाटर का जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा, रन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। रन ऑफ वाटर ज़्यादा होने से परकोलेटिंग वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज होगा। इम्बैलेंस इन नेचर, ये एक ब्रॉड सेंस में टॉपिक इन्होंने मेंशन करा है कि इम्बैलेंस इन नेचर का मतलब होता है कि नेचर के अंदर जो क्लाइमेट है या वाटर साइकिल है ये सब डिस्टर्ब होंगी, और सोयल इरोजन की प्रॉब्लम आ सकती है, डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, नेचुरल कैलेमाइटी हैं जैसे फ्लड है, ड्रॉट है, ज़्यादा टेम्परेचर होने से फॉरेस्ट फायर का भी जो है फॉरेस्ट फायर भी हो सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द consequences of deforestation. People's participation in conservation of forest, यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे जहाँ लोगों की भागीदारी की वजह से जो फॉरेस्ट है they were able to conserve. फर्स्ट एग्जाम्पल है 1731 में, ये जो अपने फर्स्ट पिक हमने शो करी है, अमृता देवी बिश्नोई, lady that was well famous for प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। 1731 की बात है। किंग जोधपुर के राजा को एक महल बनाने के लिए वुड की ज़रूरत थी। उसने अपने वर्कर्स को आदेश दिया कि जाओ और लकड़ी लेकर आओ। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो लकड़ी लेने के लिए गए तो जो अमृता देवी बिश्नोई जी हैं और उनकी जो 3 बेटियां हैं और उनके साथ जो उनके फॉलोवर्स थे,
300 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्रीज़ को हग कर लिया और मना किया उन लोगों को, राजा के जो लोग थे, लकड़ी काटने से, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और इस प्रोसेस में ऑल वर किल्ड। हिस्ट्री के अंदर इस तरह का जो है साहसी, जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पलरी करेज का एग्जाम्पल हमें देखने को नहीं मिलता। जो बिश्नोई कम्युनिटी है दैट इज़ वेरी फेमस फॉर लिविंग इन हारमनी विद द एनवायरनमेंट। खेजरी उनका जो है फेमस ट्री है और उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग, और एंड वाइल्ड लाइफ के साथ भी सस्टेनेबल वे में रहते हैं। तो इसी जो है अमृता देवी जी के जो एग्जाम्पलरी करेज को देखकर और उनका जो है सेक्रीफाइस को उन्होंने रिकॉग्निशन दिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड हर साल जो है अवार्ड देती है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। तो आपको ये याद होना चाहिए, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड उन लोगों को या उन संस्थाओं को दिया जाता है, या कम्युनिटीज़ को, पूरे गांव को भी हम दे सकते हैं, रूरल एरियाज से स्पेशली, जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में अपना डेडिकेशन दिखाते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। सो अमृता देवी, एक तो आपको नाम लर्न करना है, अमृता देवी बिश्नोई। बिश्नोई कम्युनिटी फेमस है फॉर लिविंग सस्टेनेबली विद नेचर, और नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं ये। और दूसरा याद रखना है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाता है टू इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज हु हैव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। दूसरा है चिपको मूवमेंट, हग द ट्री मूवमेंट। 1974 में गढ़वाल हिमालय डिस्ट्रिक्ट में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसको इनिशिएट किया। और यहाँ पर क्या था कि जो एक बार जो है गांव के जो मेल मेंबर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे बहुगुणा जी, किसी काम से बाहर गए हुए थे और कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि अब कोई नहीं है और अब हम जाकर पेड़ काट कर लेकर आते हैं। तो वहाँ पर जो फीमेल मेंबर्स थे, लोकल वीमेंस थे, लोकल वीमेन ने बहुत जो है एक्स्ट्रा एग्जाम्पलरी करेज दिखाया, और अमृता देवी जी का एग्जाम्पल को कोट करते हुए उन्होंने क्या किया कि उन ट्रीज़ को हक किया, एंड इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो उनको यहाँ पर जो है सरेंडर करना पड़ा और वो पेड़ को नहीं काट पाए। और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो चिपको मूवमेंट है दैट वॉट फेमस। अब इन दोनों एग्जाम्पल में देखें तो स्टोरी सेम है, दोनों में फीमेल यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही हैं और ट्री को हक कर रही हैं, लेकिन एक में किल हो गया और एक में बच गए। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द जस्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। किंग के टाइम में, राजा के टाइम में कोई डेमोक्रेसी नहीं था। किंग वॉज सिंगल पर्सन टू रूल ओवर द एंटायर जो उसका किंगडम है उसके ऊपर। राजा का ही आदेश अंतिम और शुरुआती आदेश होता था। लेकिन अभी डेमोक्रेसी में क्या है कि हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है। सो चिपको मूवमेंट और हग द ट्री मूवमेंट इनिशिएटेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, गढ़वाल हिमालय, 1974। तीसरा एग्जाम्पल हम पढ़े ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s। यहाँ पर क्या था, आपने शायद 10th क्लास में भी एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि एक साल फॉरेस्ट को रीएस्टेब्लिश करने के लिए एक फॉरेस्ट मैनेजर को ड्यूटी दी गई। उन्होंने अपनी तरीके से पूरा कोशिश किया कि वो फॉरेस्ट पहले के जैसा हो जाए, बट नहीं हो पाया। लेकिन बाद में उन्होंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि अगर आसपास के लोगों को, जो लोकल पीपल्स हैं, अगर हम उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी इस प्लानिंग में, फॉरेस्ट की रीएस्टेब्लिशमेंट में, रीग्रोथ में, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट रिजल्ट मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, लोकल जो पीपल हैं, उनके साथ मिलकर फॉरेस्ट को रीग्रो करने का प्लान किया और बदले में गांव के लोगों को बेनिफिट्स दिए गए। जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर मिला, इकोनॉमिक जो प्रोडक्ट वहाँ पर मिले, उसका कुछ परसेंट फार्मर्स के साथ शेयर किया गया। इसके अलावा उनको जैसे लकड़ी ले जाने की या कुछ मेडिसिन्स हैं या फ्रूट्स हैं वो ले जाने की परमिशन थी। साथ में वो अपने एनिमल्स को वहाँ पर फीडिंग भी करा सकते थे। तो लोकल पीपल की हेल्प से कुछ ही सालों में फॉरेस्ट पहले के जैसा हो गया। सो दिस वाज अगेन वेरी जो है फ्रूटफुल
अचीवमेंट बाय फॉरेस्ट मैनेजर, आई थिंक उनका जो नाम था मिस्टर A K बैनर्जी, वेस्ट बंगाल के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट किया गया था। और उसको फिर ध्यान में रख के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दे लॉन्च द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आपको सिर्फ 2 या 3 बातें याद रखनी है। Concept of joint forest management was launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम लोकल पीपल। सो दिस इज ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। भोपाल गैस ट्रेजेडी took place on 2nd and 3rd December in the night at Union Carbide India Limited pesticide plant in Bhopal. There was leakage of methyl isocyanate gas and this gas caused burning sensation in lungs. एक्चुअली हुआ क्या था कि पेस्टिसाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट के जो टैंक्स थे उनमें 50% मिथाइल आइसोसाइनेट भरकर रखा गया था और जो बाकी एरिया था दैट वाज फिल्ड बाय यूजिंग इनर्ट नाइट्रोजन गैस। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर टैंक के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई जिससे जो नाइट्रोजन गैस है वो लीक हो गई। अब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है दैट वाज रिमेन। और उसकी एक बार जो है इस इंसिडेंट से जस्ट पहले क्या हुआ कि जो वाटर है वो बैक फ्लो करके इस टैंक के अंदर चला गया जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। लॉट ऑफ हीट वाज लिबरेटेड और इस हीट की वजह से जो सेफ्टी वाल्व थे टैंक के वो बस्ट हो गए और बस्ट होने की वजह से जो वो प्रेशर इतना ज़्यादा था जो वाल्व के बस्ट होने की वजह से या टैंक में जो प्रेशर इतना ज़्यादा एक्सर्ट हुआ कि जो टैंक है वो भी ब्रोक हो गया और जिसकी वजह से जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है वो बहुत ज़्यादा एरिया में आसपास सब जगह फैल गई और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को जो है प्रॉब्लम्स हुई। कुछ डेथ्स भी हुई, हज़ारों में 3-4 हज़ार के आसपास लोगों की डेथ हुई और बहुत सारी बीमारियां भी हुई। लोग जैसे कंप्लीट या पार्शियल ब्लाइंडनेस हुआ, डिसऑर्डर्स हुए लाइक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स और बर्निंग सेंसेशन इन लंग्स हुआ। और ये वर्ल्ड की सबसे डेंजरस इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक मानी जाती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी took place on 3rd December, रात को हुई थी 2nd and 3rd December। सो कुछ क्वेश्चंस में आपको 3rd December भी मिल सकता है। सो it took place on 3rd December in Union Carbide India Limited pesticide plant in Bhopal, Madhya Pradesh।